केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर की अनुमति दी। दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक नोट के आदान प्रदान के बाद लागू होगा समझौता। बेंगलुरु में G20 के वित्त और केंद्रीय बैंकों की प्रतिनिधियों की बैठक जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में अहम साबित होगी यहां होने वाली चर्चा। हरियाणा बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ विधायकों के स्वास्थ्य योजनाओं, टोल प्लाजा, कर्मचारियों की कमी पर पूछे सवाल पर मंत्रियों ने दिए जवाब। और हरियाणा में स्कूलों के समय में बदलाव। कल से सुबह 8 बजे खुलेंगे स्कूल, दोपहर 2:30 बजे होगी छुट्टी। शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ और डीईओ को पत्र किया जारी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर की अनुमति दे दी है। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक नोट के आदान प्रदान के बाद लागू होगा। कूटनीतिक नोट में यह पुष्टि की जाएगी कि प्रत्येक पक्ष ने समझौते में प्रवेश की आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। गुयाना के साथ वायु सेवा समझौते के हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच वायु सेवा के प्रावधान का ढांचा बनाया जा सकेगा। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। विधि आयोग सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल इस महीने की 20 तारीख को समाप्त हो जाएगा। सरकार ने कहा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य रूप से खाद्यान्नों की पैकिंग जूट के थैलों में करने को मंजूरी दे दी है। नियमों के अनुसार खाद्यान्नों का 100% तथा चीनी का 20% अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंकों की प्रतिनिधियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत G20 वसुधैव कुटुंबकम की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर अध्यक्षता करते हुए सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे के मूल्य को बेहतर बनाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के प्रभाव का सामना कर रही है। G20 पूर्वगामी वैश्विक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। Heightened debt, vulnerabilities, worsening climate change, and geopolitical tensions. The impact of all these crises can set back progress on the world's key development priorities. The G20 can make significant contribution to find pragmatic global solution, thorough focused dialogue. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दोहराते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, कूटनीति और संवाद ही आगे बढ़ने का रास्ता है। G20 FMCGB की 24 और 25 फरवरी को होने वाली बैठक में G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां और जजपा विधायक नैना चौटाला ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दादरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इस पर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि अभी स्टाफ रखने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही नई नियुक्तियां की जाएंगी। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव को टोल को लेकर पूछे सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 1 मार्च से कोसली क्षेत्र का हेली मंडी पलाहवास रोड पर लगाए टोल बंद कर दिया जाएगा। जो हमारे स्टेट हाईवेज, एमटीआर या जो अदर रोड्स हैं उनके ऊपर 12 कमर्शियल टोल प्लाजा है। कोई भी प्राइवेट व्हीकल पर पीडब्ल्यूडी के 12 टोलों में टोल कलेक्शन नहीं। जो इन्हें बात कही कि स्कूल बसेस तो मुफ्त है, कमर्शियल नंबर प्लेट का कोई भी व्हीकल क्रॉस करेगा तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। टोल प्लाजा 54 है उसको एग्जामिन कराया और ये मैं आज अनाउंसमेंट करता हूँ कि 1 मार्च से उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर
सरकार को जो वायबिलिटी कमर्शियल व्हीकल की है वो नहीं आ रही और लोकल लेवल पर वहां पब्लिक को भी उसकी हिंड्रेंस आ रही। बचे हुए जो टोल प्लाजा है उनकी हम समीक्षा करा लेंगे। अगर वहां वायबिलिटी नहीं आती, कमर्शियल एक्टिविटी लिमिटेड है और लोकल रेजिडेंट्स को उसकी दिक्कत आती है, तो जरूर आने वाले भविष्य में उस पर विचार। विधायक सीताराम यादव ने कोटली को उपमंडल बनाने की मांग रखी तो डिप्टी सीएम दुष्यंत ने बताया कि सरकार को प्रस्ताव मिल चुका है, इस बारे में प्रक्रिया चल रही है। बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को दूसरा चरण शुरू होगा जो 22 मार्च तक चलेगा। इसमें बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया कि हिसार एविएशन हब के लिए इस्तेमाल की जा रही 7200 एकड़ जमीन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से ट्रांसफर के माध्यम से ली गई है। उन्होंने बताया कि 147 करोड़ रुपए की कीमत देकर ई भूमि पोर्टल के जरिए राज्य सरकार ने भूमालिकों से 110 एकड़ जमीन ली गई है, जिसके पंजीकरण का काम चल रहा है। डिप्टी सीएम ने सदन को बताया कि हिसार एयरपोर्ट के साथ बनाई गई सड़क के दोनों तरफ जमीन किसी व्यक्ति या कंपनी के पास नहीं बल्कि सरकारी विभाग के पास है। सिक्योर करने के लिए हमें बनानी थी, इसलिए वो रास्ता बंद किया गया है। उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट लैंड हमने प्रिक्योर करी फार्मर से, जो कि ई भूमि के माध्यम से 110 एकड़ के लगभग 140 करोड़ में हमने खरीदी है। उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज के दिन चल रहा है। जो एयरपोर्ट के रनवे के साथ सड़क बनाई गई, उसके ऊपर टोटल लैंड दोनों तरफ गवर्नमेंट की है। आप उसकी इंक्वायरी कराइए। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस में मूव करिए। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार की महेंद्रगढ़ जिला के क्षेत्र को पूरी तरह से औद्योगिक रूप से विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि नारनौल के पास लॉजिस्टिक हब के साथ एक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने सदन के सदस्य से भी अनुरोध किया कि वे किसानों से सलाह मशवरा करके 500 एकड़ भूमि उपलब्ध करवा दें तो यह पार्क जल्द आरंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी बनाई है, जिसके आधार पर किसान की भी हिस्सेदारी होगी। कि नेशनल हाईवे 152 डीबी और पुराना जो हमारा नारनौल से लेकर नांगल चौधरी तक है, दोनों के ऊपर 500 एकड़ की 4 साइट्स हम पुटअप कर देंगे ई भूमि पर। जहां पर भी हमें 500 एकड़ जमीन कंसोलिडेट कर दे देंगे, हम पहला इंडस्ट्रियल पार्क टाउनशिप वहां पर बनाएंगे। सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी आ चुकी है। अगर फार्मर्स 500 एकड़ के अंदर लैंड पूलिंग कर देना चाहे तो कॉस्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको भी उस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर हम टाउनशिप देने, उनको हिस्सेदारी देने को तैयार है। शिक्षा विभाग ने 23 फरवरी से स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। अब एक शिफ्ट वाले विद्यालय सुबह 8 बजे से खुलेंगे और दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होगी। वहीं दोहरी शिफ्ट वाले विद्यालयों में पहली शिफ्ट प्रातः 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:45 से सायं 6:15 बजे तक रहेगी। स्कूलों में समय बदलाव को लेकर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी डीईओ और डीईओ को पत्र जारी किया है। स्कूलों का समय हर बार 1 मार्च को बदला जाता है, लेकिन इस बार यह आदेश 23 फरवरी से ही लागू कर दिए गए हैं। स्कूलों में अचानक समय बदलने के पीछे एक कारण बदलता मौसम भी बताया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन लक्स पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतीत की तुलना में आज का भारत कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाता नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जटिल मुद्दों पर कड़े फैसले ले सकता है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री की इजराइल और फिलिस्तीन की अलग अलग यात्राओं से पता चलता है कि भारत 2 विरोधी देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखने में सक्षम है। India before that, because only then we can understand the stark difference how it has taken place. And when I say so, we all remember that our economy was declining. We all know that India had an image of a corrupt state. There was rampant corruption. There were repeated terrorist attacks at that point of time, and there was lack of stable government. And the very sad part was that at that particular time,
the authority of the Prime Minister was eroded, and which had a very bad impact on the international scene. That was the situation which we saw at that point of time. And from there, Prime Minister Modi took over in difficult times. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि श्री मोदी की लगभग 60 देशों और सभी पड़ोसी देशों की यात्राओं ने दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने कहा कि अपने विरोधियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने के भारत के कड़े रुख की दुनिया ने सराहना की है। श्री नड्डा ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भारत दुनिया की अगुवाई कर रहा है और COP26 तथा मिशन लाइफ इसका उदाहरण है। नेहरू युवा केंद्र पंचकुला में 14वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार के करीब 220 आदिवासी युवक युवतियों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ युवाओं ने श्री माता मनसा देवी मंदिर, काली माता मंदिर, पिंजौर गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना लेक जैसी महत्वपूर्ण जगहों का दौरा भी किया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए किए जा रहे इस प्रकार के प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री की सोच है कि किस प्रकार से एक राज्य के बच्चे दूसरे राज्य में जाकर उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इस कार्यक्रम में इन युवाओं ने यहाँ भाग लेकर के अपने आप को प्रोग्राम एक्सचेंज प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, चाहे वो सामाजिक आदान प्रदान रहा हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा हो, चाहे वो खान पान से संबंधित आदान प्रदान है, कि पूरे देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता भाईचारे का हम मजबूत बना सकें। और साथ ही इन आदिवासी युवा हैं, इनको पूरे देश में एक कार्यक्रम आयोजित करके इन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि ये अपना जीवन को विकास की ओर लेके जाएं। इस दौरान विभिन्न प्रदेशों से आए युवाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए इस कार्यक्रम को रोमांचक व शिक्षाप्रद बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें समयबद्ध ढंग से जीने की सिखलाई मिली। वहीं प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रांगण में जाकर ITBP में भर्ती होने, हथियारों के प्रयोग, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें कैसे चेतन होकर सही निर्णय लेने जैसे विलक्षण पहलुओं को सीखा। मैं इतने दूर आई और बहुत कुछ सीखी। यहाँ के संस्कृतियाँ, यहाँ के बोली वचन, रहन सहन, यहाँ के बारे में जानने को मिला। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये संस्था द्वारा हमें यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ के बारे में जानने का मौका मिला। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी थी, पहली बार ट्रेन चढ़ी और पहली बार ट्रेन देख रही हूँ, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी फील हुई। सरकार ने हमें यहाँ आने की मौका दिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूँ। सिरसा के कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें आत्मा स्कीम के तहत पशुपालकों को दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सिरसा में विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर विद्यासागर बंसल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कैंपों में 4000 रुपये तक की दवाइयां फ्री में पशुपालकों को दी जा रही हैं। उन्होंने पशुपालकों को पशुओं को मुखर और गलघोटू से बचाव के लिए टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित किया। कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पशुपालकों को ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है, एक्सपोजर विजिट भी करवाई जा रही है और किसान संगोष्ठी के माध्यम से पशुपालन की स्कीमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रति पशुपालक को लगभग 4000 रुपये की दवाई मुफ्त में उनको दी जा रही है, जो कि पशुपालक खुद खरीदते हैं और उसके बाद उसका जो अकाउंट में उनका पैसा आत्मा स्कीम के माध्यम से DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। डॉक्टर विद्यासागर ने बताया कि चरखी दादरी में 11 से 13 मार्च तक पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में पशुपालकों के ठहरने व पशुओं के रख रखाव की उचित व्यवस्था की गई है। वहीं इस अवसर पर आए हुए पशुपालकों ने बताया कि इस तरह के कैंप में से उन्हें काफ़ी लाभ मिलता है और विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का पता चलता है। पशुओं को टीकाकरण के बारे में मिलती है और भी जो बीमे कराए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। डॉक्टर साहब ने कुछ कैंप हमारे गांव बेगू शाहपुर बेगू में भी लगाए हैं,
जिसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जैसे BPL कार्ड है, उसके बारे में पशुओं की स्कीम दी जाती है। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਦਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। हमें जैसे ही समय समय पर कोई भी जानकारी या कोई भी स्कीम के बारे में पता चलता है तो डॉक्टर साहब के द्वारा हमें बता दी जाती है। जैसे भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके बारे में, या अन्न मैनेजमेंट या न्यूट्रिशन के बारे में, सभी हमें समय समय पर जानकारी मिलती रहती है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।